ठीक हो जाएगा। इन टुडेज वीडियो वी विल कवर यूनिट 3 ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड इंटरनेशनल कोड्स। इससे पहले मैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 और 5 चारों डाल चुकी हूँ और इस यूनिट के बाद हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। और मैंने इसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पूरे सिलेबस का, वो भी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहां से इजीली देख सकते हैं। अब जिसके अंदर फर्स्ट आता है दैट इज बीसीसीआई स्कैम। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। ये कंपनी 1972 में फाउंड करी गई थी बाय अ पाकिस्तानी फाइनेंसर। उनका नाम था अगा हसन अबीदी। इसके जो हेड ऑफिसेज हैं वो लंदन और कराची में हैं और ये रजिस्टर्ड थी लुक्सेमबर्ग में। अब ये कंपनी ने क्या किया, ये बेसिकली फोकस करती थी कि जो भी थर्ड पार्टी क्लाइंट्स हैं या मेजरली मुस्लिम्स को सर्व करने के लिए। और इसने इसका जो मेजर जो भी इस स्कैम का रीजन था और जो भी इसके लॉसेस का रीजन था वो था एक बहुत ज्यादा इसने रैपिडली एक्सपैंड किया। और ये इसने एक्सपैंड किया बाय द वे ऑफ एक्विजिशंस। 1979 तक इसने अफ्रीकन मार्केट टैप कर लिया था, जबकि 1972 में ही बना था। और 1980s के अंदर ये एशियन मार्केट में भी आ गई थी। और उसके बाद ये फर्स्ट फॉरेन बैंक बना जिसको लाइसेंस मिला ऑपरेट करने के लिए चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। लेकिन कंपनी ने क्या किया, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते थे उसके अंदर इन्होंने इंक्रीज प्रॉफिट्स पब्लिश करे, लेकिन उनको कंपनी वाज सफरिंग फ्रॉम अलार्मिंग बैड डेट्स। जो रियलिटी रिफ्लेक्ट करी जा रही थी शीट्स, जो रियलिटी शीट्स के अंदर ये लोग या फिर अपनी रिपोर्ट्स में शो कर रहे थे वो गलत था, जो भी रिपोर्ट्स में इन्होंने डाला था। और ये जो भी इनके लॉसेस हो रहे थे उनको एक जो इनका एक सब्सिडरी बैंक था दैट इज केमैन आइलैंड सब्सिडरी, ये उस बैंक के अंदर उसको डाल रहे थे और इंटरनली दे यूज टू कॉल इट एज अ डस्टबिन। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस कंपनी के सारे एसेट्स सील हो गए और उन सब एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया गया ताकि जो डिपॉजिटर्स की मनी है उसको रिटर्न करा जा सके। बट उसके बाद भी बहुत सारे डिपॉजिटर्स ऐसे थे जिनके मनी वापस नहीं दे पाए। अब एक बार ये इसका पूरा था, एक बार इसको रीड कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इसकी ग्रोथ कैसे हुई, बेनिफिटेड फ्रॉम राइजिंग ऑयल प्राइसेस, एक्सपैंडेड रैपिडली, 320 ऑफिसेज इन 70 कंट्रीज बाय 1991। तो देख सकते हैं कितना मेजर इन्होंने रैपिडली ग्रोथ करी थी इन्होंने। एसेट्स, इनके पास $4 बिलियन एसेट्स थे बाय 1980। अब इनका रीजन क्या है फेलियर का, फर्स्ट इज अकाउंट मैनिपुलेशन। हमने देखा कि फेक, अभी मैंने पहले बताया कि उन्होंने फेक प्रॉफिट दिखाते थे जबकि बहुत ज्यादा डेप्थ में थे। सेकंड, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अब इन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड लोन्स दे दिए या फिर वो अनसिक्योर्ड जो भी डिसीजंस लिए उनको प्रॉपर प्लानिंग से नहीं लिया, जिसकी वजह से ये हुआ। थर्ड इज एग्रेसिव एक्विजिशंस। एक के बाद एक एक्विजिशंस करते रहे और देखा नहीं कि ये वाइज डिसीजन है भी कि नहीं। फोर्थ, नो रेगुलेटरी ओवरसाइट, operated in a weak regulatory environment, for example केमैन आइलैंड और लग्जमबर्ग। इन्होंने वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रॉपरली नहीं देखा। फिफ्थ इज मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वॉल्व इन लॉन्ड्रिंग फ्रॉम ड्रग कार्टल्स, पनामा ब्रांच। अब इसकी जो पनामा ब्रांच थी वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व थी, जो भी ड्रग से रिलेटेड थी। सिक्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, कंपनी ने बहुत सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड ही नहीं करी या उनको हाइड किया। सेवन, शेल कंपनीज यूज टू कवर अप फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। जैसे मैंने बताया जो ये केमन आइलैंड सब्सिडरी थी जिसके अंदर ये लोग, जिसको ये डस्टबिन बोलते थे इंटरनली, तो ये ऐसे और कंपनी से अपनी सब्सिडरी कंपनी से या और ब्रांचेस से अपने जो भी लॉसेस थे वो कवर करते थे। कवर एज इन दिखाते, उसमें ट्रांसफर कर देके कंसील कर देते थे। अब इधर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्लो क्या था, फर्स्ट, नो एक्टिव बोर्ड। अब जो खाली फाउंडर थे और जो सीईओ थे उन्हीं के पास कंट्रोल था, बचे हुए बोर्ड का कोई भी हमारा रोल नहीं था। सेकंड, वीक ऑडिट सिस्टम्स। अब जो भी ऑडिटिंग जो हुई है मल्टीपल फर्म्स ने, उन्होंने भी इसको इग्नोर किया। और जो इनके एक्सटर्नल ऑडिटर थे दैट इज प्राइस वाटर हाउस, उन्होंने भी ये इसके सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर करे। थर्ड, lack of transparency. Employees instructed to hide facts, complex structure prevented oversight. अब जो किसी ने भी जो रियलिटी थी वो रिवील नहीं करी तो देर वॉज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फोर्थ, रेगुलेटरी फेलियर, लैक ऑफ ग्लोबल कोऑर्डिनेशन अलाउड इन मैल प्रैक्टिसेस टू अनचेक। अब जो भी इतनी सारी अगर कंट्रीज में है उसके बाद भी कोई भी ग्लोबल कोऑर्डिनेशन नहीं था ताकि इसकी मैल प्रैक्टिसेस फाइंड आउट हो पाती। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, 1991 में बैंक कोलैप्स कर गया। इसकी जो ब्रांचेस थी जो भी यूके, यूएस, फ्रांस, स्पेन,
या जहां पे भी थी वो सीज कर ली गई। लेकिन जो डिपॉजिटर्स को लॉस हुआ ओवर $2 बिलियन का, और more than 1 lakh depositors were affected. It was marked as one of the biggest banking frauds in the history. अब जो सेकंड आता है, दैट जो हमारी सेकंड कंपनी है, दैट इज मैक्सवेल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन स्कैंडल इन यूके 1991। अब जो मैक्सवेल कंपनी थी, ये एक लीडिंग ब्रिटिश मीडिया कंपनी थी जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड थी, और ये 1964 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी एज ब्रिटिश प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन। अब इसके अंदर ये मेजरली तीन क्लस्टर्स के अंदर डिवाइडेड थी। एक था माइनर ग्रुप, एक था मैक्सवेल कम्युनिकेशन, और एक था रॉबर्ट मैक्सवेल ग्रुप। अब जो रॉबर्ट मैक्सवेल ग्रुप है, इसके हम ये इसके जो भी शेयर्स थे या इसकी जो भी ओनरशिप थी, दैट वाज 100% ओन्ड बाय द फैमिली। और इसके अंदर जो मायरर मायरर ग्रुप है, इसके अंदर पब्लिश होती थी डेली रिकॉर्ड, संडे में या रेसिंग टाइम्स का कुछ। मैक्सवेल कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड हो गया या कोई इंसाइक्लोपीडिया हो गई। और जो 100% फैमिली ओन था, उसके अंदर आता है दैट इंक्लूडेड ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, publications like European State न्यूज़पेपर इन इजराइल एक्सेट्रा। आप इसको पॉज करके या इसके नोट से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब मैं इसका मेजर रीजंस पे आती हूँ। अब इस कंपनी का जो कोलैप्स का रीजन था, वो था जो इनका ओनर थे इनके, जो कि रॉबर्ट मैक्सवेल थे, उनकी सडन डेथ हो गई। उनकी सडन डेथ के बाद उनका जो बिजनेस था, उनके दो सन्स को दे दिया गया, बट दे वर नॉट एबल टू मैनेज इट प्रॉपरली। और उसके बाद जो भी अ, उस डेप्थ था वो राइज होता गया और कंपनी लॉस में आ गई, जिसकी वजह से ये स्कैम हुआ। कोलैप्स का रीजन देखते हैं। इन 1991 रॉबर्ट मैक्सवेल फाउंड डेड इन कैनारी आइलैंड्स, सडन कोलैप्स ऑफ द एम्पायर फॉलोड। उसके बाद डेब्ट ओन $2.8 बिलियन टू द बैंक्स। उसके बाद इन कंपनी के ऊपर $2.8 बिलियन का डेट था। मिसयूज ऑफ पेंशन फंड्स अफेक्टिंग 16,000 माइनर ग्रुप एम्प्लॉयज। अब इन्होंने मेजरली क्या किया, जो भी पेंशन फंड्स थे इन्होंने उसका मिसयूज किया, और इसकी वजह से काफी एम्प्लॉयज को इश्यूज फेस करने पड़े। लेकिन बाद में क्या हुआ, कंपनी के जितने भी एसेट्स थे उन्हें सोल्ड कर दिया गया और कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इट वाज कंसीडर्ड एज सीन एज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। अब इसके रीजंस क्या थे फेलियर के। फर्स्ट इज एक्सेसिव एक्विजिशंस फंडेड बाय हैवी बोरोइंग्स यूजिंग कंपनीज एसेट्स एज कोलैटरल। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी एक्विजिशंस किया, और उसके लिए जो पैसा चाहिए था उसको लेने के लिए इन्होंने कंपनी के एसेट्स को एज कोलैटरल रख दिया। और जब वो नहीं डेट पे कर पाए, तो वो कंपनी के उनको एसेट्स सेल करने पड़े। सेकंड, फाइनेंशियल क्राइसिस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लोज, राइजिंग डेब्ट येट कंटिन्यूड एक्सपेंशन। इनका ना कैश इन पे कैश ही जनरेट कर पा रहे थे, इनका डेब्ट भी इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद भी ये लोग अपना एक्सपेंशन कंटिन्यू करते रहे। थर्ड, ऑडिट नेग्लिजेंस, ऑडिटर्स ने भी ये मिसलीडिंग रिपोर्ट्स पास कर दी, जबकि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। फोर्थ, सडन डेथ ऑफ मैक्सवेल। अब जो एकदम से जो उनकी डेथ हुई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया इन्वेस्टर्स के अंदर और क्रेडिटर्स के अंदर। अब अगर बात करें कि इसके अंदर क्या गवर्नेंस फ्लोज हैं, फर्स्ट इज कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। जो मैक्सवेल थे, उन्होंने ही एक्टेड बोथ एज चेयरमैन एंड सीईओ, कि कोई प्रॉपर बोर्ड नहीं था जो जिसकी वजह से प्रॉपर माइंडफुल डिसीजंस लिए जा सके। सेकंड, इनएक्टिव बोर्ड, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेल टू क्वेश्चन और स्टॉप अनएथिकल डिसीजन। अब बोर्ड ने भी, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, उन्होंने भी कोई क्वेश्चन नहीं रेस किया कि ये हम क्यों कर रहे हैं या अनएथिकल डिसीजंस क्यों लिए जा रहे हैं। थर्ड, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब जब पेंशन फंड्स का अगर मिसयूज हुआ, तो उसके बाद भी किसी को ये नहीं पता लगा, या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पुअर थी, या जो भी लीगल नॉर्म्स थे उनके साथ उनको पूरा नहीं किया जा रहा था। फोर्थ, ऑडिट फेलियर्स, ऑडिटर्स इग्नोर्ड मैल प्रैक्टिसेस, लेटर एडमिटेड एरर ऑफ जजमेंट। ऑडिटर्स ने ये सारी मैल प्रैक्टिसेस को इग्नोर किया, बट बाद में जब उनको उनसे पूछा गया, तब उन्होंने सीधा ये बोला कि ये एरर ऑफ जजमेंट था, कि इसमें इनका कोई मिस्टेक नहीं है। अब जो थर्ड इंटरनेशनल की जो कंपनी आती है, दैट इज विवेंडी कॉर्पोरेट, फ्रांस 2002। अब जो कंपनी थी, ये फाउंड करी गई थी 1853 में, और इसके हेडक्वार्टर्स थे पेरिस और फ्रांस में। बेसिकली ये एक फ्रेंच मल्टीनेशनल मास मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। 2001 और 2002 में कंपनी के पास 23.3 बिलियन यूरोस का लॉस था। दैट इज कंसीडर्ड एज बिगेस्ट कॉर्पोरेट लॉस इन फ्रेंच कॉर्पोरेट हिस्ट्री।
अब इसके अब इसकी डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा थी। इनिशियली इसने एंटर किया एनर्जी मार्केट, फिर कंस्ट्रक्शन, वेस्ट ट्रांसपोर्ट, लेटर एक्सपेंडेड इनटू टेलीकॉम एंड मीडिया। अब जो इनके सीईओ थे उनका एम था कि कंपनी को ये लार्जेस्ट मास मीडिया कंपनी बना सके, और इसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा एक्विजिशंस किए, जैसे नेट होल्ड में हो गया, या सीडेंट, अनन्या, कैनल प्लस, यूनिवर्सल स्टूडियोज, इन सब में कंपनी ने बहुत जल्दी से एक्विजिशंस कर लिया। Faced largest corporate loss in French history, CEO resigned in 2002 and was found guilty. अब इसका जो 2002 में इसमें बहुत ज्यादा लॉस हुए और सीईओ वाज फाउंड गिल्टी। अब रीजंस क्या थे इसके लॉस के? फर्स्ट इज हैवी डेप्ट लोड। अब बहुत ज्यादा रैपिड एक्विजिशंस की वजह से इनको बहुत ज्यादा बोरोइंग्स करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से शेयर प्राइस कम हो रहे थे और कैश फ्लो इश्यूज आ रहे थे। इसी वजह से कंपनी को अपने एसेट्स भी सेल करने पड़े थे। सेकंड, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। जबकि लॉसेस हो रहे थे और कंपनी डेप्ट में थी, जब उसके बाद भी सीईओ ने ये पोर्ट्रे किया कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। थर्ड, अकाउंटिंग मैल प्रैक्टिसेस। कंपनी ने अपने लॉसेस को इनप्रॉपरली एडजस्ट किया या हाइड किया फाइनेंशियल रियलिटीज से। फोर्थ, क्रेडिट रेटिंग मैनिपुलेशन। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने भी डाउनग्रेड रेटिंग्स नहीं दी डिस्पाइट द फाइनेंशियल ट्रबल। इसकी वजह से एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रही इन्वेस्टर्स के अंदर। अब इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्लो क्या है? फर्स्ट इज लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अब जो सीईओ थे उन्होंने अपने कंपनी को लार्जेस्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा रेकलेस एक्सपेंशन की। इसकी वजह से जो प्रॉपर विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी एक्विजिशंस करते गए और कंपनी बहुत ज्यादा डेट में आ गई। Second, ineffective board. Board was dominated by CEO and lacked independence. अब जो भी प्रॉपर डिसीजन बोर्ड कंसल्ट करके नहीं ले रहा था, सीईओ के मेजर डिसीजंस थे। थर्ड, एक्सेसिव सीईओ कंपनसेशन। सीईओ रिसीव्ड a $20 million एग्जिट पैकेज डिस्पाइट फेलियर। जब कंपनी के फेल होने के बाद भी सीईओ का कंपनसेशन बहुत ज्यादा था। फोर्थ, फेलियर ऑफ क्रेडिट एजेंसीज। क्रेडिट एजेंसी ने अपनी इनकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट ही नहीं करी अपनी रेटिंग्स में। फिफ्थ इज इनसाइडर ट्रेडिंग। अब जब तक कंपनी के जो रियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी कि वो डेप्ट में है या वो फाइनेंशियल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो रिलीज हुई, उससे पहले ही एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज ने अपने शेयर सेल कर दिए, तो उस कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज वर्ल्डकॉम कॉर्पोरेट यूएसए 2002। अब जो वर्ल्डकॉम कंपनी थी वो पहले एक लॉन्ग डिस्टेंस डिस्काउंट सर्विसेज कंपनी थी, जो कि फाउंड की गई थी 1983 में, लेकिन इसको 1995 में वर्ल्डकॉम नेम दे दिया गया। ये बेसिकली एक अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जो कि यूएस के अंदर सेकंड लार्जेस्ट फोन कंपनी थी, और इसका जो बैंकरप्सी हुई वो यूएस के अंदर लार्जेस्ट थी। अब इस कंपनी ने क्या किया, इसने ज्यादा एक्विजिशंस और ज्यादा एक्सपैंड किया। ये चाहती थी कि इसकी जो टेलीकॉम मार्केट है उसके अंदर इसको अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सके। और इस बट अगर इसने जो रैपिड एक्विजिशन किया और इसने हाउस होल्ड्स में बहुत लो रेट्स पे प्लान भी दिए, लेकिन इसने लॉन्ग टर्म के लिए सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज ये लोग नहीं दे पाए। इस वजह से इसका लॉस, ये कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चली गई। तो इसका सेक्टर से हमने डिस्कस किया कि टेलीकम्युनिकेशंस है। इसके सीईओ है मिस्टर बर्नार्ड ईवर्स। इसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी एग्रेसिव एक्विजिशन, ऑफर्ड लो कॉस्ट कॉलिंग प्लान्स टू कैप्चर मार्केट शेयर, बट ये स्कैम डिस्कवर किया गया 2002 में, और ये बना लार्जेस्ट अकाउंटिंग स्कैंडल्स इन द यूएस हिस्ट्री। अब इसके रीजंस क्या है फेलियर के? फर्स्ट इज एग्रेसिव एक्विजिशंस। अब कंपनी मोनोपोली चाहती थी टेलीकॉम सेक्टर में, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा बोरोइंग्स की, डेप्ट इंक्रीज हो गया, पर उसके बाद भी वो लोग अलग अलग एक्विजिशंस करते रहे। सेकंड इज हाइडिंग फाइनेंशियल लॉसेस। कंपनी ने अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपने जो लॉसेज हैं उनको हाइड कर सके और फेक प्रॉफिट्स दिखा सके। थर्ड, पोस्ट एनरॉन स्क्रूटिनिटी। After the Enron scandal, investors become cautious. Demand for investigation revealed fraudulent accounting practices.
अब जो हमारा एनरॉन स्कैंडल हुआ उसके बाद इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए और उन्होंने डिमांड किया कि जो वर्ल्डकॉम कॉर्पोरेट है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब इधर फ्लॉज क्या क्या हैं, कॉर्पोरेट फ्लॉज जिसकी वजह से ये हुआ। फर्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। अब जो सीईओ थे उन्होंने अपने पर्सनल एम्बिशन पे फोकस किया कि जो भी उन्हें मोनोपोली वो क्रिएट करना चाहते थे, और उन्होंने रेकलेस एक्विजिशंस किए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई। Second, ineffective board. The board was of directors was dominated by the CEO and they also approved the falsified financial reports जिसके अंदर प्रॉफिट्स आ रहे दिखाए जा रहे थे जबकि कंपनी लॉस में थी। थर्ड, ऑडिट फेलियर। अब जो भी वर्ल्डकॉम कंपनी के ऑडिटर थे उन्होंने ये फ्रॉड वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। फोर्थ इज मिसलीडिंग एनालिस्ट रेटिंग्स। अब जो फाइनेंशियल एनालिस्ट थे वो हाई रेटिंग्स देते रहे वर्ल्डकॉम को जबकि सस्पिशियस एक्टिविटीज थी, और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो भी मिसलीड हो रहे थे। अगर हम देखें तो अगर हमें ये देखना हो कि रीजंस क्या क्या थे तो जनरली यही है कि सीईओ ने गलत डिसीजन लिया, या ऑडिटर ने नहीं देखा, या रेटिंग कंपनी ने भी इस पे चीज पे ध्यान नहीं दिया, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कलेक्टिवली डिसीजन नहीं लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कंपनी इज एनरॉन कॉर्पोरेशन यूएसए। अभी कंपनी वाज पॉइंट आउट इन 1985 और इसके हेडक्वार्टर्स थे हॉस्टन टेक्सास और यूएसए के अंदर। और ये अगर बात करें कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है तो दैट इट इज एनर्जी एंड कमोडिटीज ट्रेडिंग। अब जो इनरॉन है ये लिस्टेड भी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, लेकिन ये 2001 के अंदर बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दी गई थी। लेकिन इनिशियली ये टॉप एनर्जी कंपनीज के अंदर आती थी। जो अब कम इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो भी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ये लोग पब्लिश करते थे उसको फॉल्स, दे यूज्ड टू पब्लिश फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो अगर कंपनी लॉसेस में थी फिर भी उसको प्रॉफिट में दिखाया गया। और दे यूज्ड कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग लूप होल्स टू हाइड डेप्ट एंड ओवरस्टेट प्रॉफिट्स। ये ऐसे ऐसे अकाउंटिंग लूप होल्स यूज करने लगे जिससे जो रियल पोजीशन है कंपनी की उसको हाइड किया जा सके। अब नेचर ऑफ फ्रॉड की बात करें तो इट इज अकाउंटिंग फ्रॉड। The company used complex accounting techniques to hide losses and inflate profits. Second, mark-to-market accounting allowed recording projected future earnings as current profits, created an illusion of profitability. अब कंपनी ने क्या किया, जो फ्यूचर अर्निंग्स थी उनको भी ये साथ में अभी करंट प्रॉफिट्स की तरह रिकॉर्ड करने लग गई जिसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो गया कि प्रॉफिट हो रहा है। Third is special purpose entities used to shift liabilities off the balance sheet, hide unperforming assets and losses in these entities, mislead investors and regulators about the true financial health. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटीज थी उनको ही शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड दे यूज टू हाइड द अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इसके कॉर्पोरेट फेलियर के रीजंस क्या हैं? फर्स्ट इज इनफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने ऊपर भी बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या ऑडिट जो कमेटी है वो नहीं फिगर आउट कर पाई। ये तो ऐसी चीजें हैं जो हर एक कॉर्पोरेट फेलियर के अंदर रीजन होती हैं। फेल टू मॉनिटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज, बोर्ड था वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज को नहीं प्रॉपरली मॉनिटर कर पाया। एंड दे ऑल्सो इग्नोर्ड क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब जो भी अकाउंटिंग फॉल्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज हो रही थी इसने उसको भी क्वेश्चन नहीं किया। सेकेंड इज ऑडिट फर्म कॉम्प्लिसिटी। जो ऑडिट फर्म थी उन्होंने कोई भी वायलेशंस नहीं रेज करे, एंड दे इवन डिस्ट्रॉयड ऑडिट एविडेंस। एंड द ऑडिट कंपनी वाज आल्सो एक्यूज्ड फॉर कवरिंग अप फॉर द फ्रॉड। थर्ड इज वीक रेगुलेटरी ओवरसाइट। अब जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन था वो भी ये फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाया और वो टाइमली इंटरवीन नहीं कर पाया, और ना ही वो इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर पाया। अब इन लेट 2001, दैट इज December 2001, द फ्रॉड वाज एक्सपोज्ड और द कंपनी वाज फाइल्ड एज बैंकरप्ट, and it is ranked as the fifth largest bankruptcy in US history at the time. इसकी वजह से बहुत ज्यादा मैसिव लॉस हुआ इन्वेस्टर्स को और एम्प्लॉयज की जॉब्स को। अब इसका इम्पैक्ट क्या था? अब फर्स्ट इज इन्वेंटर एंड एम्प्लॉय लॉसेस। अब जो शेयर प्राइसेस थे वो ऑलमोस्ट जीरो हो गए और जो इन्वेस्टर्स का $1 बिलियन का जितना भी पैसा था वो सब चला गया, और ने अपने एम्प्लॉयज की जॉब चली गई, उनकी पेंशन चली गई, उनकी सेविंग्स चली गई। सेकेंड, लेजिस्लेचर रिफॉर्म।
इसकी वजह से जो सारबैंस ऑक्सले एक्ट 2002 बना, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, जिसके अंदर स्ट्रिक्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिटिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को लगाया गया। थर्ड इज डिमाइज ऑफ ऑर्थर एंडरसन, dissolved due to its role in the scandal, marked as major setback to trust in the auditing profession। ये ऑडिटर थे कंपनी के जिन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था। अब इनकी वजह से एक मेजर सेटबैक आ गया ऑडिटिंग प्रोफेशन के अंदर। अब जो नेक्स्ट कंपनी हमारे पास आती है दैट इज लेमन ब्रदर्स यूएसए। कंपनी का नाम था लेमन ब्रदर्स होल्डिंग आईएनसी। इट वाज फाउंडेड इन 1980 और इसके हेडक्वार्टर्स से न्यूयॉर्क सिटी में और यूएस के अंदर। ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, इक्विटी की और ट्रेडिंग की, फाइनेंशियल सर्विसेज की। लेकिन जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई थी 2008 के अंदर, और इट इज ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकरप्सी इन यूएस हिस्ट्री। जिस टाइम कंपनी बैंकरप्ट हुई उस टाइम उस कंपनी के ऊपर $619 बिलियन का डेब्ट था। अब कंपनी ने क्या किया, इन्होंने हायर ग्रोथ बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर ये स्विच करना चाहते थे फ्रॉम लो रिस्क ब्रोकरेज मॉडल टू हाई रिस्क कैपिटल इंटेंसिव ब्रांचेस। इन्होंने अब अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लो रिस्क ब्रोकरेज से हाई रिस्क पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़े। अब नेचर क्या था कोलैप्स का, फर्स्ट इज सबप्राइम एक्सपोजर, इन्वॉल्व हेविली इन द सबप्राइम मॉर्टगेज मार्केट, packaged high risk loans and sold them to investors, suffered when housing prices fell and borrowers defaulted। अब इन्होंने हाई रिस्क लोन्स बेच दिए अपने इन्वेस्टर्स को, और जब प्राइसेस गिरे उसके बाद बोरोवर्स वो पैसा नहीं पे कर पाए। सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज। अब इन्होंने हेविली बोरो किया और शॉर्ट टर्म डेप्ट पे ज्यादा रिलाई किया, जिसकी वजह से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बन पाई। अब इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स क्या थे, फर्स्ट इज पुअर मैनेजमेंट डिसीजन। अब जो इनके सीईओ थे उन्होंने बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन किया विदाउट एनी कॉशन और विदाउट एनी प्लानिंग, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल जो भी लॉसेस थे वो आए। सेकंड, ओवर रिलायंस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो कंपनी थी वो हेवीली यूज कर रही थी जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स थे या कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशंस थी, जिसकी वजह से जो फर्म की वल्नरेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। Third is regulatory lapse. Agencies like SEC and Federal Reserve failed to intervene timely, lacked early response to the mounting financial risk। अब जो भी एजेंसीज थी या रेगुलेटरी बॉडीज थी वो टाइमली उन्होंने इंटरवीन नहीं किया, और उन्होंने कोई भी जल्दी से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया फाइनेंशियल रिस्क के लिए। अब कोलैप्स कैसे हुआ, इन 2008 लेमन फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी, फेल्ड टू सिक्योर न्यू इन्वेस्टर्स और लोन्स, एंड इसके इसी वजह से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो गया और द कंपनी स्टे सोलवेंट। मतलब जो कंपनी इंसॉल्वेंट ही रही और वो वापस से सोलवेंट नहीं बन पाई। अब इसका इम्पैक्ट क्या था, फर्स्ट इज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड पैनिक क्रिएट हो गया फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर और लिक्विडिटी शॉर्टेज होने लगी और शॉर्ट जो स्टॉक मार्केट था वो भी क्रैश हो गया। अभी गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, यूएस गवर्नमेंट इन फेडरल रिजर्व बेल्ड आउट अदर मेजर फर्म्स टू कंटेन द क्राइसिस। लेमन फेलियर हाईलाइटेड द डेंजर ऑफ टू बिग टू फॉल इंस्टीट्यूशंस। अब इन्होंने जो एक डेंजर हाईलाइट किया है ऐसी फर्म्स के लिए जो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, जो फेल होने के लिए, जो बहुत ज्यादा से मेजरली एक्विजिशंस करती हैं या एक्सपैंड कर रही हैं विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग। Third is legislative reform. Led to Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act। ये दो चीजें इससे बनी that aim to improve transparency and reduce the systematic risk। तो ये हमारी जितने इंटरनेशनल कंपनीज का जो भी फेलियर थे या स्कैम्स थे वो ये यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद आती हैं कमिटीज। तो फर्स्ट कमेटी इज सर एड्रायन कैडबरी कमेटी एंड कैडबरी रिपोर्ट 1992। अब ये यूके के अंदर पब्लिश करी गई थी 1991 के अंदर, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल और लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड द अकाउंटिंग प्रोफेशन। इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर एड्रियन कैडबरी, और जो रिपोर्ट का नेम था दैट वाज कैडबरी रिपोर्ट, एंड इट फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इस कमेटी की नीड क्या थी,
जो बहुत ज्यादा ऐसे कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए जिसके अंदर आता है पोलीपैक, आता है जो हमारा मैक्सवेल कम्युनिकेशन जो हमने ऊपर पढ़ा, या बीसीसीआई जो हमने ये भी पढ़ा। अब इनके जो बहुत ज्यादा इनके फेलियर्स की वजह से इन जो एक तो इन्वेस्टर्स का सबका जो भी ट्रस्ट था वो शेक होने लग गया, और जो मार्केट क्रैश होने लग गई, तो बहुत ज्यादा इश्यूज और कंसर्न्स रेज होने लग गए अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के अंदर। इसी वजह से इस कमेटी को बनाया गया था। इसका अगर देखा जाए तो इस कमेटी का एम और ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज टू इंश्योर दैट एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टेकिंग प्लेस इन अ कंपनी। सेकंड, इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपर्ली मेड है, सीईओ है उसके हाथ में सारी पावर तो नहीं है, या ऑडिटिंग कमेटी ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। थर्ड, एनहेंस अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स। इन्होंने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कर दी, मतलब अगर कुछ भी फ्रॉड होता है या कुछ भी स्कैम होता है तो उसके लिए, या और भी कुछ चीजें हैं तो उसके लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। फोर्थ, रिस्टोर इन्वेस्टर ट्रस्ट। अब इसने जिसका मेन एम था वो यही था कि ये जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है उसको वापस रिस्टोर कर सकें। अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, वो देखते हैं। फर्स्ट इज बोर्ड स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो चेयरमैन है और सीईओ हैं उनका अलग अलग होने चाहिए, ताकि जो पावर कंसेंट्रेशन है वो एक हैंड्स में ना हो। और इस का जो कमेटी थी उसने क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी टॉप लेवल की उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी से चेयरमैन की है या सीईओ की है। एंड एट लीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड प्रेफर, जो प्रेफर करे, जो 2 फुल्ली इंडिपेंडेंट। अब इसने कमेटी ने ये भी सजेस्ट किया कि कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। सेकंड, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये अभी हमने ऊपर भी ये पढ़ा, दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मतलब इनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड दे शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑडिट कमेटी एंड रेम्यूनरेशन कमिटीज, कि जो सीईओ है वो खुद को ज्यादा, इवन एग्जिट प्लान के टाइम भी ज्यादा कॉम्पनसेशन नहीं रख रहा है खुद का, या ऑडिट कमेटी कुछ भी जो स्कैम हो रहा है या मिस कंपनी में चल रही है उसको फिगर आउट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। Third is financial reporting and internal controls. Audit committee to have minimum 3 independent non-executive directors. Stress on financial transparency and effective internal controls. Companies to comply or explain why they are not following the code in their annual reports. अब कंपनी को क्या तो जो भी क्या कहते हैं कोड्स हैं, इंटरनल कंट्रोल के कोड्स हैं, या भी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, क्या तो उन्हें फॉलो करना है या उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो लोग वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। Fourth is accountability and audit. Directors to provide a balanced view of the company's current and future outlook. Auditors play a key role in financial statement क्रेडिबिलिटी। अब जो डायरेक्टर्स है उनको एक बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो कंपनी का करंट और फ्यूचर आउटलुक है वो कैसा दिखता है। अब इसका जो इम्पैक्ट आया वो क्या आया? इट इंट्रोड्यूस द इन्फ्लुएंशियल कॉम्प्लायर एक्सप्लेन प्रिंसिपल, यह भी हमने ऊपर पढ़ा। इट वाज वाइडली अडॉप्टेड इन यूके एंड इंस्पायर्ड OECD कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड गवर्नेंस कोड्स इन मल्टीपल कंट्रीज। अब इसकी वजह से ये दो चीजें में भी हेल्प मिली। और इसमें बहुत सारी अलग जो रिपोर्ट्स है उसका भी ये फाउंडेशन था, जैसे ग्रीनबरी रिपोर्ट, हेम्पल रिपोर्ट, टर्नबुल रिपोर्ट एंड मेनी मोर। एंड इट मार्क्ड अ माइलस्टोन इन मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट इज स्टिल रेलेवेंट एंड वाइडली फॉलोड टुडे। एक बार इसको आप पॉज करके अच्छे से कर लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये वाली जो कमेटी है। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज सर्बेंस ऑक्सले एक्ट 2002। इसको एसओएक्स भी बोलते हैं। अगर कंट्री देखें तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन द ईयर 2002। अब इसके रीजंस क्या थे? इसका भी रीजंस था कि बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट जो स्कैंडल्स हो रहे थे, जैसे वर्ल्डकॉम है या इनड्रोन है, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट था वो इरोड होता जा रहा था और गवर्नेंस फेलियर्स आ रहे थे। तो इस वजह से इसको एक्ट को बनाया गया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फर्स्ट इज इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी फाइनेंशियली डिस्क्लोज कर रही है कंपनी वो एक्यूरेट हो और रिलायबल हो। सेकेंड, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रोटेक्ट द फाइनेंस इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। थर्ड इज मेक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स एंड बोर्ड मेंबर्स अकाउंटेबल। इन्होंने भी जो एग्जीक्यूटिव्स थे और बोर्ड मेंबर्स थे उनके अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कर दी कि कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल्स इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन कर दिया गया।
अब इसके कुछ की प्रोविजंस हैं, बट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। अब ये बोर्ड रेगुलेट करेगा ऑडिटिंग पब्लिक कंपनीज की और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करेगा जिससे जो ऑडिट अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करा जा सके। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। अब इसने सेक्शन 302 के अंदर सीए और जो सीएफओ हैं उनको ये करा कि इनको जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उसको सर्टिफाई करना ही पड़ेगा, और अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट्स हुई तो सीईओ और सीएफओ जो होंगे वो पर्सनली लाइबल होंगे उस चीज के लिए, और अगर फॉल्स कुछ मिला तो क्रिमिनल पेनल्टीज भी इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। थर्ड इज इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। अब जो कंपनीज हैं उनको एक रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, और जो मैनेजमेंट और एक्सटर्नल ऑडिटर्स है उसको उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना है। फोर्थ इज एनहांस्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। अब जो भी जो बैलेंस शीट की एक्टिविटीज हैं या स्पेशल पर्पस एंटिटीज हैं, इन सबको अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको एक्यूरेट रिपोर्ट्स और टाइमली रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है। फिफ्थ इज ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। Auditors cannot offer non-audit services to the audit clients. Rotation of lead audit partner every 5 years to maintain objectivity. अब इन्होंने क्या किया, जो भी ऑडिट पार्टनर होगा वो हर 5 साल में चेंज होना चाहिए ताकि कोई ऐसे स्कैम बड़ा स्कैम ना हो सके। सिक्स इज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। अब जो भी एम्प्लॉयज अगर कोई भी फ्रॉड या कुछ भी रिपोर्ट कर रहे हैं उसको इस एक्ट के अंदर लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। सेवेंथ इज क्रिमिनल पेनल्टीज। अब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स इम्पोज कर दिए गए सिक्योरिटीज फ्रॉड के लिए, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्शन के लिए या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और इसके लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव्स विल बी लाइबल फॉर द एनी मिसकंडक्ट। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, इसने जो सीईओज थे और सीएफओज थे उनको पर्सनल रिस्पॉन्सिबल बना दिया। नाउ दे विल नॉट टेक एनी डू एनी स्कैम और स्कैंडल जिसकी वजह से कंपनी को इन्वेस्टर्स का लॉस हो, क्योंकि वो लोग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। सेकंड, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब स्ट्रिक्टर रूल्स की वजह से जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो वापस बूस्ट हुआ। Third is compliance cost. High cost per company, especially 404 compliance, required more resource and trained staff. अब ये जो भी था जो compliance cost थी वो हाई हो गई क्योंकि जो स्टाफ की ट्रेनिंग क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि जो भी रूल्स बनाए गए उनको फॉलो करने के लिए स्टाफ को ट्रेन करना पड़ा। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इसकी वजह से जो बची हुई कंट्रीज थी उसके अंदर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म आया, और इट एनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है दैट इज ओईसीडी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट वाज इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले इशू हुआ 1999 में, बट इट वाज रिवाइज्ड, लास्ट रिवाइज ये किया गया 2015 के अंदर। इसका जो पर्पस था वो था कि ये एक्ट कर सके एज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इसने हेल्प करी गवर्नमेंट की, रेगुलेटरीज की, कंपनीज की, ताकि वो अपने जो लीगल इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं उसको इम्प्रूव कर सके। और ये सब हर एक जो भी कोई भी एक्ट होएगा, कमेटी होगी, उसका मेन पर्पज यही हुआ कि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव कर सके, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कर सके, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो भी उसको ट्रस्ट वापस इन्वेस्टर्स का क्रिएट कर सके। अब इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसने इन प्रिंसिपल्स से मेजरली 6 एरियाज कवर करे। फर्स्ट, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर ये आया कि जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंस्टीट्यूशंस की वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, एंड दे मस्ट बी लीगली साउंड, एनफोर्सेबल एंड अवॉइड अननेसेसरी बर्डन ऑन द कंपनीज। अब जो ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ये ऐसी होनी चाहिए जो एनफोर्स करी जा सके, लीगली सही हो, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी हम बनाए जा रहे हैं जो बस उससे जो भी कोई भी अननेसेसरी बर्डन नहीं आना चाहिए कंपनीज पे। सेकेंड, राइट्स एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। इन्होंने ये बोला कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, जिसके अंदर बेशक अगर वो डिविडेंड्स के लिए है या शेयर रजिस्ट्रेशन के लिए है, ट्रांसफर के लिए है, वोटिंग के लिए है, या इलेक्शन या रिमूवल ऑफ बोर्ड मेंबर्स के लिए है, उस सब के लिए। थर्ड इज रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट एंड इंटरमीडियरीज। अब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनकी वोटिंग पॉलिसीज क्या है, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली पॉलिसी तो नहीं है, और जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको जो इन्वेस्टर का रिस्क है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, और जो प्रॉक्सी एडवाइजर्स है, ऑडिटर्स है और रेटिंग एजेंसीज हैं उनको ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी पड़ेगी, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हैंडल करना पड़ेगा।
फोर्थ जो आता है दैट इज रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Recognize and protect the right of stakeholders, that is, employees, suppliers, creditors, communities, etc. Provide legal avenues for remedying right violations, encourage stakeholder participation in governance. अब जो फोर्थ इसमें जो प्रिंसिपल है वो है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए. स्टेक होल्डर्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, और इसके अंदर इनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल बोर्ड इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हम पूछ रहे हैं जो भी उनका डिसीजन है या जो भी उनका कोई भी सजेशन है उसको वेलकम कर रहे हैं. फिफ्थ इज डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी. अब टाइमली और एक्यूरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, रिस्क फैक्टर्स का, ओनरशिप का, और जिसके अंदर हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज किए जाने चाहिए. और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑडिट भी होनी चाहिए. अब जिसके अंदर सिक्स प्रिंसिपल और जो लास्ट प्रिंसिपल है इसका दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड. अब बोर्ड मस्ट एक्ट विद ड्यू डिलीजेंस, इंटीग्रिटी एंड इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स. उनको ऑनेस्टली वर्क करना चाहिए और कंपनी और शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, और अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको बीच में नहीं लेके आना चाहिए. बट बोर्ड कॉम्पोजिशन शुड इंश्योर इंडिपेंडेंस, डाइवर्सिटी एंड सुटेबल एक्सपर्टीज. अब जो बोर्ड कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, और एक्सपर्ट ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनको प्रॉपर एक्सपर्टीज है उस चीज के लिए. अब इसका इम्पैक्ट क्या आया. अब इसका तो एम ही है ताकि इंटरनेशनल बेंचमार्क बन सके. तो इट वाज अडॉप्टेड बाय कंट्रीज एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ. इट हेल्प्स इंप्रूव फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी, और जो क्राइसिस रिस्क था वो भी रिड्यूस हुआ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी इसने अट्रैक्ट किया. प्रिंसिपल्स इवॉल्व टू इंक्लूड सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी, दैट इज एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस कंसिडरेशंस. अब ये जो प्रिंसिपल बाद में इवॉल्व हुए इन्होंने इसमें सस्टेनेबिलिटी को भी इंक्लूड कर दिया गया. अब इसी के साथ हमारा यूनिट 3 भी खत्म हो जाता है, और यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिलेबस पूरा खत्म हो जाता है. So, thank you for watching the video, and please don't forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you.